सर मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? अच्छा जी। सर हमने लास्ट क्लास में एनपीवी के बड़े बेसिक बेसिक दो सवाल लिखे थे। आज हमने अपनी पहली टाइप के सवाल पे पढ़ना है। ठीक है जी। मैंने आपको कहा मैं आपको 20-22 केसेस कराऊंगा। ठीक है जी। तो हम उसमें सबसे पहला केस देखने जा रहे हैं और वो सबसे पहला केस है हमारे पास सर डिफरेंशियल कैश फ्लो। क्या जनाब? डिफरेंशियल कैश फ्लोज का हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ जगहों पे डिफरेंशियल कैश फ्लोज एप्लीकेबल होगा, कुछ जगहों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। मैं भी एक्सप्लेन करता हूं क्या मतलब इसका। जहां एप्लीकेबल होगा वहां भी दो केसेस हो सकते हैं, या तो नो टैक्सेस हो या फिर टैक्स के साथ है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंशियल कैश फ्लोज। देखो, मिसाल के तौर पे कंपनी के पास एक मशीन है, मशीन ए। ठीक है जी। कंपनी सोच रही है जनाब इस मशीन ए को रिप्लेस कर दिया जाए मशीन बी से। ठीक है जी। यानी कंपनी के पास जो मशीन ए मौजूद है उससे सेल्स भी हो रही है, कॉस्ट भी आ रही है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं हम। ये नहीं कि हम कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम बी मशीन लेकर आ रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव सोली क्या हो सकता है कि जी जो मशीन है, जो मशीन ए है मे बी ये खराब हो गई है, इसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, मशीन बी की कैपेसिटी ज्यादा है, मशीन बी से मिलने वाला प्रोडक्ट सस्ता बन जाएगा, मशीन बी से मिलने वाला प्रोडक्ट महंगा बेच पाएंगे, मशीन बी से जो है वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे सर वो क्वांटिटी में ज्यादा होंगे। ठीक है जी। तो सर ये सारे बेनिफिट हो सकते हैं मशीन बी लाने। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, इन दोनों का कैश फ्लो लगभग एक जैसा है, दोनों की वेरिएबल कॉस्ट होगी, दोनों में जो है वो सेल जाएगी, दोनों के लिए फिक्स कॉस्ट होगी। इसका मतलब है जो कैश फ्लोज ए से थे नियरली उसी नेचर के कैश फ्लोज बी से भी आ रहे होंगे। अमाउंट डिफरेंट होगी लेकिन नेचर ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी। तो सर जहां पर एक मशीन ऑलरेडी चल रही हो, आप दूसरी मशीन पे जाएं और उसमें फर्क सिर्फ किस चीज का हो कि मतलब अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज चेंज हो रहे हैं, नेचर सेम ही है, तो वहां आपने डिफरेंशियल कैश फ्लोज का मेथड अप्लाई करना है। लेकिन सर मिसाल के तौर पे हम ये पहले सोच रहे हैं कि जी हम पहले इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्ट बेच देते थे आगे। इंपोर्ट में हमारे कैश फ्लोज क्या होते थे सर? गुड्स परचेज करते थे तो परचेज कॉस्ट होती थी, इंपोर्ट ड्यूटी पे करते थे, फिर जब लोकल लाते थे तो बेच देते थे, ना कोई मशीन ना कोई डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अब हम सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग क्यों शुरू करना चाह रहे हो? क्योंकि सर जो इंपोर्ट कर रहे हैं कोटा कोटा है हमारे पास, कोटे से ज्यादा हम नहीं मंगवा सकते, हम सोच रहे हैं प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो जब तुम प्रोडक्शन करोगे अब तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगी, फिक्स कॉस्ट भी लगेगी, डेप्रिसिएशन भी आएगा, टैक्स का नेचर भी अलग होगा। तो सर आपके जो कैश फ्लोज हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होंगे। तो सर इसका मतलब है आपने वहां पर डिफरेंशियल कैश फ्लोज अप्लाई नहीं करना बल्कि दो एनपीवीज कैलकुलेट करनी है। ऐसा डिफरेंशियल कैश फ्लोज की टेक्निक आपने कब इस्तेमाल करनी है? जब आपके पास एक मशीन मौजूद है, उसके जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, सेल्स का कैश फ्लो है, वेरिएबल कॉस्ट का कैश फ्लो है, फिक्स कॉस्ट का कैश फ्लो है। नई मशीन आएगी उनके भी कैश फ्लोज इसी नेचर के होंगे, अमाउंट अलग होगी, सेल थोड़ी ज्यादा हो सकती है, कॉस्ट में भी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन नेचर ऑफ कैश फ्लोज क्या है, सेम है। तो आप डिफरेंस लेके एनपीवी कैलकुलेट कर लें एक। लेकिन सर अगर आप एक नया काम करने जा रहे हो, उससे पहले आप ये काम करते थे इंपोर्ट करके, अब आप उसको प्रोड्यूस करोगे, तो नेचर ऑफ कैश फ्लोज क्या होंगे, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होंगे। तो फिर वहां आप जो है वो उस पर नहीं जाएंगे, आप दो डिफरेंशियल कैश फ्लोज पे नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे, दो एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। डन। अच्छा जी। हम बात करते हैं जनाब जहां पर ये डिफरेंशियल कैश फ्लोज एप्लीकेबल है, पहले उसका एक केस देखते हैं, फिर दूसरा केस देखते हैं, फिर जहां एप्लीकेबल नहीं है वो देख लेते हैं। ठीक है जी। रेडी हो जी, तैयार हो जी, इसको लिखना है तो लिख लो, शाबाश। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ।
जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे। नो टैक्स और टैक्स, मैंने कहा जनाब जब डिफरेंशियल कैश फ्लोज हो तो कभी ऐसा होगा कि टैक्स के साथ आएगा, कभी ऐसा होगा कि टैक्स के बगैर आएगा। सर नेचर ऑफ कैश फ्लोज का एक बार वापस बता दें। देखो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक मशीन रिप्लेस करो दूसरे से, पुरानी मशीन में भी वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी, नई मशीन में भी आएगी। पुरानी मशीन में भी फिक्स कॉस्ट आ रही थी, नई मशीन में भी आएगी। पुरानी में भी सेल्स आ रही थी, नई में भी सेल्स आएंगी। तो नेचर ऑफ कैश फ्लोज दोनों मशीन का क्या सेम है, अमाउंट अलग अलग है। तो आप दोनों का डिफरेंस लेके एनपीवी निकाल लो और चेक करें वो डिफरेंस फेवर में है या अगेंस्ट। अभी हम सवालात देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। ठीक है जी, ये सर ये फर्स्ट टॉपिक है, हाँ आज का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है जी। नॉट एप्लीकेबल का मतलब सर कैश फ्लोज दो स्ट्रीम्स के बिल्कुल अलग हो। जैसे पहले हम एक चीज इंपोर्ट करते थे तो हमारे कैश फ्लोज किस नेचर के होंगे, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, फिर हम उसको सेल करेंगे, यहाँ कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। लेकिन सर हम सोच रहे इसको मैन्युफैक्चर कर लें, तो अब दोनों सेट ऑफ कैश फ्लोज बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अब तुम्हारे पास जो है वो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इस तरह के कैश फ्लोज आएंगे, तो आप दोनों को नेट नहीं कर सकोगे। पक्का? इससे बेहतर है दो अलग अलग एनपीवी कैलकुलेट कर लो। सेट है जी? इस पे सवालात देख ले तीनों पे, ताकि जो हमने थ्योरी पढ़ी है बिल्कुल क्लियर हो जाए हमें। आगे बढ़े हम। चलो जी, आओ प्यारे बच्चों। एक सवाल है जनाब, डिफरेंशियल कैश फ्लोज विदाउट टैक्सेस। अच्छा जी, मैं सवाल पढ़ूंगा और फिर आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा, या कहो तो मैं खुद सॉल्व कर दूंगा सर, दूसरा आपसे सॉल्व करा दूंगा। ये कह रहे एबीसी लिमिटेड ओन्स अ मशीन। ओन्स अ मशीन का मतलब है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बेल्ट्स। हम सर लेदर के बेल्ट बनाते हैं फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों से हम ये काम करते हुए आ रहे हैं। ये हमारा कोई नया बिजनेस नहीं है, एस्टेब्लिश बिजनेस है। द कंपनी विशेस टू रिप्लेस द मशीन विद द न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन। हम पुरानी मशीन दे के खत्म करके नई मशीन लाना चाहते हैं। पुरानी मशीन की बुक वैल्यू इस वक्त क्या है? 1250, लेकिन मार्केट वैल्यू सिर्फ 1,10,000 है। ऐसा क्यों? कचरा हो गई होगी सर, हमने चमक पट्टियां लगा दी होंगी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, नींबू लटकाए होंगे इसके नीचे। ठीक है जी, इन हाउस इतनी ऑल्टरेशन की होंगी कि अब कोई बाहर वाला बंदा उसको खरीदने को तैयार ही नहीं, और खरीद रहा है तो कितने में खरीद रहा है? 1,10,000 में। इसकी रिमेनिंग लाइफ है 4 साल। आंखें खोल के देख लो, 4 साल इसकी रिमेनिंग लाइफ है। सर याद रखिएगा, जब टैक्स हमारे पास होगा तो हमारे लिए बुक वैल्यू रेलेवेंट होगी। बुक वैल्यू का मतलब है इतना डेप्रिसिएशन आप फ्यूचर में क्लेम कर सकते हो। लेकिन जब टैक्स नहीं है आपके पास, तो फिर आप सिर्फ ये देखो कि आपकी मशीन कितने की बिकेगी। 1,10,000 की बेचूंगा तो कितने पैसे आएंगे? 1,10,000। न्यू मशीन 6 मिलियन रुपए की है। अच्छा, इसको 6 को काट के ना 3 कर दो ताकि एनपीवी पॉजिटिव हो जाए। कितनी जनाब? 3 मिलियन रुपए की नई मशीन है। और वो कह रहे जनाब, फॉलोइंग आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ मशीन्स। अब नई मशीन खरीदोगे कितने की? 3 मिलियन रुपए में पे करूंगा और 1,10,000 रुपए मुझे रिसीव होंगे पुरानी मशीन बेच के। तो डे 1 पे मेरी जेब से कितना पैसा जाएगा? 28 लाख। सर ये पैसे मेरी जेब से जाएंगे डे 1 पे, तो जब ये पैसे जाएंगे तो आपने क्या करना है? इसको रिकवर करना है। कैसे? ज्यादा कमा के। पुरानी मशीन की कैपेसिटी 40,000 है, नई की 65,000 है। क्या मतलब? एक साल में पहले हम 40,000 यूनिट बेचते थे, अब कितने बेच पाएंगे? 65,000। डिमांड 48 थी, अब 62 है। याद रखना, आप अपनी डिमांड से ज्यादा नहीं बेच सकते। आप अपनी डिमांड से ज्यादा
नहीं बेच सकते। पुरानी मशीन डिमांड पूरी नहीं कर रही थी, नई मशीन डिमांड से पूरी करने, ज्यादा प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल रखती है, लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे जितनी डिमांड है। सर नई मशीन की सेलिंग प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, क्यों? कम है, सॉरी, क्यों? टू इंक्रीज द डिमांड। वेरिएबल कॉस्ट 60 थी, अब 50 हो जाएगी, इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से। सर पहले 6.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट आती थी सालाना, अब 8 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट आएगी। पुरानी मशीन अगर तुम मजीद 4 साल चलाते 50,000 की बिकती, नई वाली मशीन कितने की बिकेगी? 1 मिलियन रुपए की। ऐसा? अब बताएं, दोनों की रिमेनिंग लाइफ 4 साल है, दोनों की रिमेनिंग लाइफ 4 साल है। मेरा बड़ा बेसिक सा आपसे एक सवाल है, अगर दोनों की रिमेनिंग लाइफ 4 साल है, व्हाट इफ कि एक 4 साल होती है, 5 साल होती? हम इस सवाल को एमपीवी से सॉल्व नहीं कर सकते थे, फिर हमें दूसरा मेथड चाहिए होता है, ठीक है जी। लेकिन अगेन एनपीवी सॉल्व करने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों क्या हो? सेम लाइफ की हो। डन? फिर वो कह रहे जनाब डिस्काउंट रेट 13% है। अब बताओ सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एसेट को रिप्लेस किया जाए नहीं, क्या क्या देखना चाहिए मैं कि एसेट को रिप्लेस करना चाहिए? इसमें क्या देखना चाहिए? इसका मतलब है सर आपके इनिशियल आउटले अगर इतना बड़ा है, उसको रिकवर करने के लिए क्या करोगे? नीचे एडिशनल कैश फ्लोज चाहिए, और एडिशनल कैश फ्लोज इतने होने चाहिए कि आपके इनिशियल आउटले को आराम से कवर कर सकें। मैं कह रहा हूं उसको। चलिए सबसे पहले मुझे एक बात बताएं सर, कितने साल का प्रोजेक्ट है? ईयर 0, 1, 2, 3 और 4। सर चूंकि टैक्स नहीं है तो मैं डायरेक्ट कैश फ्लो से स्टार्ट ले सकता हूं। इनिशियल आउटले 2890,000। ये कैसे आया सर? सर हमने पुरानी मशीन बेची 1,10,000 की, नहीं खरीदी 3 मिलियन की, ये नेट कॉस्ट हो गई है। डन? अब बताओ सर, मेरे पास एडिशनल सेल्स, एडिशनल सेल्स मेरे बच्चों, पुरानी सेल्स कितनी थी? 40,000 यूनिट बिकते थे 105 में, अब कितने बिकेंगे? 62,000 बिकेंगे 100। ऐसा? तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास एडिशनल सेल्स आएंगी सर 40,000 इंटू 105 माइनस 62,000 इंटू 100, क्या आ रहा है देखो? पुरानी मशीन की एनपीवी निकाल के न्यू मशीन की एनपीवी से कंपेयर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इतनी लंबी अगर काम करना है तो फिर वो 25 नंबर का सवाल देगा, तो फिर हम 3 घंटे में एक ही सवाल कर पाएंगे जी। कितना एडिशनल सेल? 2 मिलियन पक्का? क्या कोई इन्फ्लेशन है? नहीं। तो ये आगे के सालों में भी क्या होगा? 2 मिलियन, 2 मिलियन और 2 मिलियन। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ, मेरे पास एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, पहले हम बना रहे थे 40,000 यूनिट्स, एक यूनिट हमारा 60 का बनता था, अब हम बनाएंगे 62,000 यूनिट, और एक यूनिट हमारा कितने का बनेगा? 50 का। क्या आ रहा है देखो? कितने? 7 लाख एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट पक्का? सर चूंकि हमारे पास कोई टैक्स नहीं है तो मैं डायरेक्ट कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर रहा हूं, प्रॉफिट ऑफिट नहीं निकाल रहा, और कोई इन्फ्लेशन नहीं है तो मैं सारे कैश फ्लो सेम ले रहा हूं आगे के सालों में। डन? फिर मेरे बच्चों एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, फिर एडिशनल चार्जेस एनओटी से। एनओटी क्यों लगा रहे हो? दोनों की लाइफ 4-4 साल है। एनओटी लगाने का मतलब डिफरेंस निकाल के, हाँ हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी? सर पहले कितनी थी? 650 थी, अब 800,000 हो गई, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। डन? अब बताओ सर, मेरे पास एडिशनल रेजिडुअल वैल्यू पहले कितनी आनी थी पुरानी मशीन से? 50, अब कितनी आएगी? 1 मिलियन। तो एडिशनल रेजिडुअल वैल्यू बताओ। 9,50,000।
तो भाई नई मशीन लोगे तो इतना बड़ा खर्चा शुरू में करना पड़ेगा, लेकिन एंड में आगे 950 एडिशनल मिल भी जाएंगे, और पूरे टेन्योर में ये एडिशनल कैश फ्लोज भी आपको नजर आएंगे। मुझे बताओ यहाँ कितना आ रहा है टोटल? 2890 1150। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं इसकी एनपीवी निकालूं तो ये एनपीवी नई मशीन की है पुरानी मशीन की है? सर ये एडिशनल है, यानी नई मशीन से रिप्लेस किया जाए पुरानी को भी नहीं। इसकी एनपीवी कितना, रेट क्या भैया? 13%। अलग अलग ही बता दो यार। एनपीवी ट्रिपल 13296 ये आ गए एनपीवी। तो क्या मशीन रिप्लेस करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। ऐसा सर इसको कॉपी कर ले, शाबाश। पुरानी मशीन बेटा 50,000 की बिकती, नई वाली मशीन बिकेगी कितने की? 1 मिलियन की। तो एडिशनल कैश फ्लोज कितने आ रहे हैं? 9.5 लाख। तो हमने एडिशनल कैश फ्लोज ले लिया। डन बेटा, अगर कॉपी कर लो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि हम एक स्टेप आगे बढ़ जाए। डन है? वर्किंग दिखा दें, ये लो बेटा वर्किंग। जी मेरे बच्चों, हम जाएं आगे। भैया आपको पीडीएफ मिल रहा है ना रोज के रोज, ग्रुप पे भी अपलोड हो रहा है? अच्छा ग्रुप पे अब नहीं आ रहा, बीएफडी का आ रहा है ग्रुप पे। नहीं नहीं, ग्रुप बन चुके हैं अभी, ग्रुप बन चुके हैं बेटा। नहीं नहीं, जो हमने नॉर्मल ग्रुप बना के रखे हैं। नहीं चलो, मैं अभी क्लास के एंड पे ना अपने फेसबुक के प्रोफाइल पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से उठा लेना ग्रुप्स के लिए, ठीक है? चलो अब दूं आपको एक सवाल करने के लिए। जो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ ये पास पेपर का क्वेश्चन है, और साथ में ये बता रहा हूँ कि इसको देख के खुश मत होइएगा, अब ऐसे सवाल नहीं आते। दो 2005 का क्वेश्चन है, आपने एनपीवी निकालनी है, शाबाश। हाँ
जी सर, बढ़े हम आगे, मैं कराऊं। ये कह रहे जनाब, द सिंपल वन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बॉटल्स फॉर इंडस्ट्रियल यूजर्स। द कंपनी इज यूजिंग अ 2-year-old लेबल प्रिंटिंग मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 4.5 लाख। लेकिन अगेन बुक वैल्यू 4.5 लाख रुपए की हमारे लिए रेलेवेंट चीज है, ठीक है जी। फिर एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, 5 साल हमारे पास लाइफ है, ठीक है। द मशीन हैज नो सिग्निफिकेंट मार्केट वैल्यू ड्यू टू सम इन हाउस ऑल्टरेशंस। सर हमारे पास जो इन हाउस ऑल्टरेशन इतनी हुई है कि मशीन अब सिर्फ 35,000 रुपए की बाहर बिक पाएगी। The company's production manager suggested that existing machine may be replaced with a new state-of-the-art printing machine which is fully compatible with company's existing plant. So हम एक नई मशीन ले लेते हैं भाई जो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। नई मशीन की कॉस्ट 9.5 लाख रुपए। एक बात बताओ, नई मशीन खरीदने जाओगे 9.5 लाख का खर्चा करोगे, पुरानी मशीन बेचोगे 35,000 रुपयों में, उसका मतलब है तुम्हारी जेब से 9,15,000 रुपए का डे वन पे नेट आउटले होगा। अब तुमने इस मशीन को खरीद के इतने एटलीस्ट कैश फ्लो जनरेट करने के तुम उसको जस्टिफाई कर सको कि मैंने 9 लाख का जो 9,15,000 का जो एडिशनल खर्चा किया वो मैंने जायज किया। अच्छा जी, नई मशीन की सैल्वेज वैल्यू होगी 2 लाख 5 साल बाद, पुरानी की सैल्वेज वैल्यू नहीं दी हुई है, मैं अज्यूम करूंगा कि वो 0 है, ठीक है। फिर वो कह रहा है जनाब, द रिप्लेसमेंट वुड सेव फिक्स कॉस्ट 35,000। पुरानी मशीन में फिक्स कॉस्ट ज्यादा थी, नई मशीन में कम होगी, सेविंग आ जाएगी। इसका मतलब इतना बड़ा खर्चा करने के बाद पहली चीज ये 35,000 रुपए पर ईयर हमारे सेव होंगे, डन। फिर वो कह रहे जनाब, मटेरियल कंज्यूमेबल 12, अच्छा फिर एंड कंज्यूमेबल ऑफ ₹12 पर कार्टन ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस। और ना सिर्फ ये बल्कि वेरिएबल कॉस्ट भी सेव होगी 12 रुपए पर यूनिट, ठीक है जी, 2 सेविंग्स आएंगी, ठीक है जी। फिर वो कह रहा है भैया, विद द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन हमारी एनुअल प्रोडक्शन या डिमांड 3150 हो जाएगी, व्हिच इज 5% मोर देन द एनुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स अचीव बाय द ओल्ड मशीन। इसका मतलब है हमारी नई मशीन की जो वॉल्यूम है वो कितने का है, वो है 3150। पुरानी मशीन का कितना रहा होगा सर, वो कह रहा है भाई 5% कम है, 3150 डिवाइडेड बाय 1.05, देखो क्या आ रहा है। इसका मतलब है पहले मशीन 3,000 प्रोड्यूस करती थी, अब 5% ज्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है जी। फिर वो कह रहा है भैया हमारा पहले सीएम था 938, पुराना सीएम कितना है 938, सारा डाटा हमारे सामने। एक बात बताओ, नई मशीन खरीदने का नुकसान, एक बहुत बड़ा इनिशियल आउटले, फायदा सर हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पुराना आ रहा है 938 का, कंट्रीब्यूशन मार्जिन न्यू जो होगा वो 938 रुपए है, 12 रुपए इंक्रीज कर जाएगा। 12 रुपए इंक्रीज कर जाएगा का मतलब सर मेरे पास सीएम जो है वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो सीएम क्या होगा, बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 950, ऐसा। चलो जी एक काम करते हैं, 5 साल की लाइफ है मशीन की, 0 1 2 3 4 और 5, टैक्स नहीं है यहाँ पे। इनिशियल आउटले कितने का 9,15,000 रुपए का, डन। अब बताओ मेरे पास सेल्स वेल्स तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, पता ही नहीं है। हाँ एडिशनल सीएम निकाल सकते हैं हम, कैसे एडिशनल सीएम, भाई पुराना 938 रुपए का सीएम था 3,000 यूनिट्स पे, नया सीएम है 950 का 3,150 यूनिट्स पे, तो बताओ मेरा एडिशनल सीएम कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना 178, ये हर साल रिसीव होगा। हाँ सर, यस टीचर है। पक्का जी। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास वो कह रहे हैं जनाब फिक्स कॉस्ट सेव होगी, एडिशनल नहीं आएगी बल्कि सेव होगी, सेव है तो मैं उसको पॉजिटिव लिख रहा हूं, ठीक है जी, जेब से जा नहीं रहे हैं बल्कि बच रहे हैं। डन। अब इसके बाद मुझे बताओ सर एंड में रेजिडुअल वैल्यू भी है कितने की, 2 लाख रुपयों की। तो मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास
डे 1 पे 9,15,000 का आउटले, फिर 2,13,500, 2,13,500, यहाँ 4 मेरा, अच्छा 4,13 मेरा ये है, ओके। एनपीवी कितने से? 8% से। कितनी? एक साथ निकाल दोगे ऐसे? तुम ये कह रहे हो कि सारे को कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू के साथ बता दो। 7,3 पक्का? भाई आप घर पे इंडिविजुअली डिस्काउंटिंग कर लेना इसकी, इंशाल्लाह यही जवाब आएगा। सर इसको कॉपी करें तो हम जरा टेक्स्ट के साथ ये मसले देख लें। एडिशनल सीएम दोबारा बता दूं, देखो पहले हम 1 यूनिट पे सीएम कमा रहे थे 938 सवाल में गिवन है, और 3,000 यूनिट हम बेच रहे थे। अब वो कह रहा है 1 यूनिट पे 12 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो जब 12 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट सेव हो जाएगी तो सीएम होता है सेल्स प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी तो सीएम बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा सीएम 938 से 12 रुपए बढ़ के 950 पे आ जाएगा। ठीक है जी। और आपके नंबर ऑफ यूनिट्स वैसे ही वो कह रहा है कि जी 3,150 हो गए। तो इसका मतलब है पहले हम 938 रुपए का सीएम कमा रहे थे 3,000 यूनिट्स पे, अब हम 950 रुपए का सीएम कमाएंगे 3150 यूनिट्स। ठीक है ना? लेकिन बैठना भी है, बैठना भी है। भाई को याद रखना पड़ेगा। चलो जी यार, उस्मान दोनों का डिफरेंस है ना मेरी जान, दोनों का डिफरेंस है 1,78,500। हाँ नहीं अपना उस्मान डन हो गया। चलो जी बड़े एक स्टेप आगे। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ प्यारे बच्चों, अब अगर यहाँ पे टैक्स होता तो केस 2 देखने जा रहा हूं मैं। ये कॉपी कर लो पहले यार, कॉपी कर लो मेरे बच्चों। चले जी आगे जाए हम दोस्त। बढ़े आगे। बेटा कॉपी कर लो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना ऑनलाइन वालों।
जी हो गया, कर लिया मेरे बच्चों, डन। चलो अब हम बात करेंगे सर केस 2 की। यानी हम बात करेंगे डिफरेंशियल कैश फ्लोज विद टैक्स। अच्छा एक चीज याद रखो, जब भी इस तरह का सवाल आएगा उसमें सबसे मुश्किल चीज होगी इनिशियल आउटले, सबसे मुश्किल चीज होगी इनिशियल आउटले। 2-3 कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अच्छे तरीके से एक चीज समझना सर। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपए। इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में आपको एफबीआर 100 रुपए का डेप्रिसिएशन अलाउ करेगी इस मशीन के ऊपर। ठीक है जी, 100 रुपए का डिडक्शन आपको अलाउ करेगी। डन। सर मैंने 6 सालों में इस पे 60 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक कर लिया, इसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई? कितने का डेप्रिसिएशन तुम क्लेम कर चुके हो एफबीआर के सामने? 60 रुपए का। कितने का बाकी क्लेम कर सकते हो? 40 रुपए का। गौर से सुनना, मैंने ये मशीन बेच दी तो सर मुझे पैसे मिले 70 रुपए। एफबीआर पूरे 70 को टैक्स करेगा? नहीं। एफबीआर पूरे 70 को टैक्स करेगा? मैं जी या जफर नमान जफर नहीं। सर एफबीआर को मैं जाके कहूंगा 70 को टैक्स नहीं कर भाई, तूने मुझे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कम दिया है, डेप्रिसिएशन 100 रुपए में से 60 रुपए का दिया है, जो बाकी डेप्रिसिएशन मैंने क्लेम करना है फ्यूचर में वो मुझे आज दे दे। तो मैं क्या करूंगा जनाब, कॉस्ट माइनस करूंगा। कितने? तो बताओ टैक्स किस पे लगेगा? तो मुझे बताओ ये कॉस्ट इफेक्टिवली क्या होता है? फ्यूचर डेप्रिसिएशंस का टोटल। एफबीआर को मैं जाके कहूंगा भाई अभी अभी मुझे अलाउ कर दो, ये मुझे अभी के अभी अलाउ कर दो। एफबीआर ने अलाउ कर दिया, ऐसा एफबीआर ने अलाउ कर दिया। एफबीआर ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। अब बताओ पुराने एसेट पे मुझे कितना डेप्रिसिएशन मिल गया? मुकम्मल। जो मैंने एसेट बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन कितना मिला? मुकम्मल मिल गया। सर 60 उसको इस्तेमाल करके मिला और 40 एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल मुझे मिल गया। डन है ऐसा? अच्छा जी, अब बताओ सर मैं केस और ले रहा हूं, और जो सुनना, मेरा केस ए था, ये केस बी है। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है से 200 रुपए, इस पे मैं अब तक डेप्रिसिएशन बुक कर चुका हूं 120 का। सर मेरे पास 80 रुपए का बुक वैल्यू बाकी है, ऐसा? मैं इसको नाम दे रहा हूं ओल्ड मशीन। ठीक है जी, अब मैं सोच रहा हूं एक न्यू मशीन खरीदूं। न्यू मशीन खरीदूंगा तो न्यू मशीन की कॉस्ट आएगी एक, वो है 700 रुपए की। कितने की? 700 रुपए की। पुरानी मशीन का डिस्पोजल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन मेरे पास आएगी सर 105 रुपए। सर मेरे पास टैक्स रेट है 30%। मुझे बताओ सर, मैं फिर आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, और तो सुनना, हम एनपीवी में इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे? दो चीजें जो हमने कंसिडर करनी है। नंबर 1, इनिशियल आउटले। मुझे बताएं सर, जब आप इस मशीन को बेचने जाओगे और नई खरीदने जाओगे तो नई आएगी कितने की? न्यू मशीन की कॉस्ट आएगी 700 रुपए, लेस नेगेटिव लिख रहा हूं क्योंकि मैंने देने। ठीक है जी। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड कितने की बेची हमने? 105 की। सर अब बताओ गेन हुआ इसको बेच के? गेन हुआ इसको बेच के कितने का? गेन हुआ इसको बेच के कितने का? 25 का। अब बताओ सर 25 के गेन पे मुझे देना पड़ेगा टैक्स। कितना? 7.5। इसका मतलब है पुरानी मशीन बेचो, नई मशीन खरीदो और 7.5 रुपए का टैक्स भी पे करो। अब बताओ पुरानी मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया? पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया। क्यों? कुछ यहां अलाउ हुआ, कुछ गेन कैलकुलेट करते हुए अलाउ हुआ। पुरानी मशीन के ऊपर पूरा का पूरा
पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया। अब बताओ, जब तुमने मशीन ले ली है, अब डिफरेंशियल कैश फ्लोज निकालोगे तो पुरानी और नई मशीन के डेप्रिसिएशन को नेट करोगे? नहीं, हम कहेंगे जी हम पुरानी मशीन का सारा डेप्रिसिएशन जो बाकी था वो इनिशियल आउटले में ही कैप्चर कर चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में अब हम सिर्फ न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन लेंगे। इसका मतलब है आने वाले दिनों में पुरानी मशीन के डेप्रिसिएशन को अब नहीं देखना, आपने नेट नहीं करना, आपने क्या करना है, सिर्फ नई मशीन का डेप्रिसिएशन। पुरानी मशीन पे पूरा डेप्रिसिएशन मिल गया? हाँ मिल गया। कब मिला? कुछ पिछले सालों में मिला, कुछ डिस्पोजल के वक्त मिल गया। अब मजीद अगर तुम डेप्रिसिएशन को नेट करोगे तो डबल काउंट हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा? डबल काउंट हो जाएगा। अब एक काम करो सर, मैं इनिशियल आउटले कितना दिखाऊं? $602.5। अब बताओ, आने वाले दिनों में मैं जो डेप्रिसिएशन बुक करूंगा वो किस पे बुक करूंगा? ओनली न्यू मशीन पे। किस पे? ओनली न्यू मशीन, ओनली न्यू मशीन, नो पुरानी मशीन। डन। सर ये कॉपी करें तो मैं एक सवाल दूं आपको। देखो बेटा, मैंने केस ए में ये बताया कि एक मशीन है जो आपने खरीदी 100 रुपए की, ठीक है, और आपने उसको 60 रुपए डेप्रिशिएट करने के बाद 40 रुपए का छोड़ दिया, तो एफबीआर ने आपको 60 रुपए का डेप्शन अलाउ कर दिया। जब आप उसको बेचने के, आपने उसको 70 रुपए में बेचा, एफबीआर ने आपसे टैक्स 70 रुपए पे नहीं काटा, 30 रुपए पे टैक्स काटा, आपका गेन 30 रुपए काउंट किया। क्यों? एफबीआर ने कहा मैं आपको 60 रुपए का डेप्शन ऑलरेडी अलाउ कर चुका हूं, 40 रुपए का एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन आपको डिस्पोजल पे अलाउ कर रहा हूं। ठीक है जी, 40 रुपए का एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो आपको फ्यूचर में मिलता जब आप इस मशीन को चलाते, वो आज अलाउ कर रहा हूं। तो मैं आपको 70 रुपए के गेन पे टैक्स नहीं काट रहा, आपका 40 रुपए के गेन पे टैक्स काट रहा हूं। ऐसा? बढ़े आगे बेटा। ठीक है, चलो साईं पढ़ो। बढ़े। हाँ एक और आएगा ऐसे। चले जी, बढ़े आगे। बढ़े मेरे बच्चों। हाँ या ना में जवाब दे दो तो हम आगे बढ़ जाए। हमदान, अनस, अबीरा, बढ़ जाए बेटा आगे। चलो आओ मेरे प्यारे बच्चों। आए जरा सर एक सवाल देखते हैं। ये सवाल है कैफ का, लेकिन है एक अच्छा सवाल। चलो जी, मैं इसको रीड कर रहा हूं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है जी, ना आईआरआर नहीं है। आईआरआर है लेकिन ऊपर डिफरेंशियल कैश फ्लो। डिस्काउंटिंग और आईआरआर निकालना एक रेलेवेंट चीज है। मैंने बताया एनपीवी में सबसे, तुम शायद लास्ट क्लास में नहीं थे, मैं बार बार बता रहा था कि कैश फ्लो सबसे मैटर करेंगे कि आपने कैश फ्लो सही ड्राफ्ट किया नहीं किया। नीचे डिस्काउंटिंग का एक नंबर होता है, छोड़ भी सकते, ठीक है ना। ये कह रहे जनाब, गोल्फ लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट स्मार्ट एक्स। ठीक है जी, द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज बीइंग ऑपरेटेड एट फुल कैपेसिटी, मतलब दबा के हम इस पे गुड्स प्रोड्यूस कर, ठीक है जी, बट द प्रोडक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ स्मार्ट एक्स। सर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, अब हमें लाजमी मशीन को रिप्लेस करना होगा। जीएल इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस इट विद अ न्यू जापानीज प्लांट। ठीक है जी, हम क्या करना चाह रहे हैं, इस प्लांट को जापानीज प्लांट से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। The production capacity of the new plant would be 50% more than the existing capacity.
नया प्लांट इससे 50% ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, आया हम उसको बेच पाएंगे या नहीं, ये एक अलग बात है। ठीक है जी। फिर वो कह रहा है भाई द परचेज एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द न्यू प्लांट वुड बी 500 मिलियन एंड 25 मिलियन। नया प्लांट आएगा 500 मिलियन और 25 मिलियन, 525 मिलियन का। सप्लायर वुड सेंड अ टीम ऑफ इंजीनियर्स टू पाकिस्तान फॉर फाइनल इंस्पेक्शन बिफोर इट इज कमीशनड। ये ऐसा लग रहा है कि हम FAR 1 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं कि जी इनिशियल रिकॉग्निशन किस कॉस्ट पे होनी चाहिए। 500 रुपए का हमारे पास प्लांट, सर उस पे 25% का या सर 25 रुपए का हमारे पास इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फिर हमारे पास प्रोफेशनल फी भी कितने की। उसने कहा भैया वो 12 मिलियन लेंगे लेकिन हम सिर्फ उसका 50% बेयर करेंगे। तो इसका मतलब है 500 रुपए एक आ गए, 25 रुपए एक आ गए, 6 रुपए एक आ गए। डन, पक्का। अच्छा जी। एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू प्लांट फिक्स कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 30 मिलियन। नए प्लांट से हमारी फिक्स कॉस्ट में 30 मिलियन रुपए का इजाफा होगा। डन। फिर वो कह रहा है भैया ये बात हो गई इनिशियल आउटले के बारे में, ये बात हो गई फिक्स कॉस्ट के बारे में। डन। अगला फिर वो कह रहा है प्यारे भाई द एग्जिस्टिंग प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years। ठीक है जी। एंड इज इन यूज फॉर द लास्ट 6 years। 6 सालों से यूज में ही। कैरिंग अमाउंट इसकी 50 मिलियन है। कोई बता सकता है कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है? इतना डेप्रिसिएशन FBR फ्यूचर में और अलाउ कर सकता था अगर हम इसको चलाते। ठीक है जी। द मशीन सप्लायर हैज ऑफर्ड टू परचेज द एग्जिस्टिंग मशीन इमीडिएटली एट 45। तो इसका मतलब है सर हमारे पास जो ओल्ड मशीन बिकेगी, डिस्पोजल प्रोसीड्स वो 45 की है, लॉस आएगा इस पे कितने का? 5 रुपए का। डन। फिर वो कह रहा है भैया ड्यूरिंग द लेटेस्ट ईयर्स 6 मिलियन यूनिट्स वर सोल्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 550। ये कह रहे पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल ये यूनिट बिके 6 मिलियन, किस रेट में? 550। ये 550 किस साल का रेट है? पिछले साल का रेट है। अगर इन्फ्लेशन दी हो तो मैं उसको इन्फ्लेट करूंगा। ये ईयर 1 का रेट नहीं है, ये लास्ट ईयर का रेट है। ठीक है जी। वो कह रहे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 450 मिलियन है। पुरानी मशीन की कैपेसिटी, ओल्ड कैपेसिटी कितनी? 6 मिलियन। ओल्ड की सेलिंग प्राइस 550, वेरिएबल कॉस्ट 450। GL expects that sales volume will increase by 25% in first year after the plant is purchased। वो कह रहा है भैया अगले साल हमारी नई मशीन की सेल्स 25% पहले साल ही बढ़ जाएगी। लगाओ जरा इस पे 1.25 यानी 7.8 मिलियन, 7.5 मिलियन। भाई अगले साल मंड मंड के हम बेचेंगे। प्राइस क्या होगी अगले साल? वो कह रहा है भैया प्राइस तो हम बाद में बताते हैं लेकिन ये सेल्स वॉल्यूम हर साल 4% बढ़ेगा। ये 7.5 मिलियन हर साल 4% इंक्रीज होगा। पुरानी मशीन होती तो इंक्रीज होता नहीं, क्यों? फुल कैपेसिटी पे चल रही थी वो। फिर कह रहा है भैया द न्यू मशीन वुड बी डेप्रिशिएटेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी। और टैक्स डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेम बेसिस। 4 साल की इसकी भी लाइफ है, 4 साल की उसकी भी लाइफ है। इसकी एस्टिमेटेड रेज़ वैल्यू 60 मिलियन होगी एंड पे आके, उसकी कुछ भी नहीं थी। ठीक है जी। फिर वो कह रहा है भाई 5% इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन से क्या क्या बढ़ेगा? सेल्स प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट एक और रीजन की वजह से भी बढ़ेंगी, वॉल्यूम की वजह से। वॉल्यूम की वजह से। फिक्स कॉस्ट एक ही रीजन की वजह से बढ़ेगा, किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। वो कह रहा है 12% जो है वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। नीचे वो वही अल्फाजों की बातें कर रहा है और कैश फ्लो साल के एंड पे आता है। ठीक है जी। आप एक काम करें, यहाँ तक इस सवाल को देखें और मुझे बताएं आया ये मशीन रिप्लेस करनी चाहिए या नहीं। तुम्हारे पास 10 मिनट। एक बच्चा गुम हो गया है, बस आपकी अटेंशन लेनी थी। यहाँ बोर्ड पे देख लीजिए। पहले करनी है हमने एक छोटी सी वर्किंग। ठीक है जी। एक छोटी सी वर्किंग करनी है हमने।
सर मुझे एक चीज ये बताएं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनिशियल आउटले को, ठीक है जी। तो पहले मेरे पास सर ओल्ड मशीन है, कितने की गई ओल्ड मशीन? सर 45 की गई है, तो 45 की प्रोसीड्स आ गया। न्यू मशीन ये आ रही है कितने की? 531 की। और 531 ऐसे आए कि 500 प्लस 25 प्लस 6, ऐसा। फिर मुझे एक बात बताओ सर, इसके बाद मेरे पास स्क्रीन स्टक, एक मिनट, एक आप सही है? सेट हो गया? ओल्ड मशीन मेरे पास आ गया सर 45 की, नई मशीन मेरे पास आ गई 571 की। अब बताओ टैक्स सेविंग्स आएंगी पुरानी मशीन पे, क्यों? सर पुरानी मशीन की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 50। बेचा कितने में आपने उसको? 45 में। सर मुझे लॉस हुआ कितने का? इस पे मेरी टैक्स सेविंग्स आनी चाहिए। कितने की सर? 30% की, यानी कि 1.5 रुपए की। डन। कितने की सेविंग्स आनी चाहिए? सर 1.5 रुपए की सेविंग्स आनी चाहिए। अब बताओ सर, यहां मैं 1.5 रुपए की सेविंग्स ले लूं तो बताओ मेरा इनिशियल आउटले कितना है सर? 484.5, ऐसा। अच्छा जी, फिर बेटा मेरे पास पुरानी मशीन से सेल्स कितनी आएंगी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 साल है, 4 साल है। बताओ कितने मिलियन यूनिट की सेल दी? 6 मिलियन। 6 मिलियन होती, 6 मिलियन होती, 6 मिलियन होती। नई मशीन की सेल्स कितनी है? सर ये मैं मिलियंस में ऐसे लिख दूं? नई मशीन में कितनी, कितने मिलियन की सेल्स होगी? सर 1.25 यानी 25% बढ़ जाएगी। और हर साल फिर ये बढ़ेगी कितनी? 4%। ऐसा, यानी मैं यहां लिख दूं कि जी 25% फर्स्ट ईयर में, देन 4% ईच ईयर, ऐसा। अब बताएं जी 1.04 एंड 1.04। रुको, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक इशू है। इसने कहा था भाई जो नई मशीन है वो पुरानी मशीन की 50% कैपेसिटी से ज्यादा नहीं जा सकती। तो पुरानी मशीन की कैपेसिटी को अगर मैं 50% मल्टीप्लाई करूं तो 9 बनता है, बचत हो गई। ठीक है जी। अगर ये कम आ रहा होता तो हमें फिर सही करना पड़ता है इसको, ठीक है जी। तो इतना यूनिट हो गया सर। फिर सेलिंग प्राइस कितनी है भैया? लास्ट ईयर मेरे पास सर 550 थी। अगले साल 5% इन्फ्लेशन के बाद, 5% इन्फ्लेशन के बाद ये बढ़ जाएगी, ऐसा। फिर अगले साल फिर 5% का इन्फ्लेशन, फिर सो ऑन। वेरिएबल कॉस्ट 5% इन्फ्लेशन इस पे भी लगाना है। कितनी है? 450 इंटू 1.05, और अगले साल भी 1.05। तो मुझे एक चीज ये बताओ सर, मेरे पास सीएम कितना आएगा? डन। हमने सारी वर्किंग कर ली ऊपर, सारी वर्किंग हमने ऊपर कर ली। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ ड्राफ्ट कर रहा हूँ कैश फ्लो। 0 1 2 3 4। HBC, ठीक है जी। अब बताओ ओल्ड मशीन की सेल्स भी 4% इंक्रीज होगी, क्यों भाई? पहले दिन ही मिल रही है ना।
वो तो पहले दिन मिल रही है ना, ये सारे कैश फ्लोज तो पहले साल के एंड पे आ रहे हैं ना, उसको 4% इंक्रीज क्यों करें? हाँ, पुरानी मशीन की सेल्स पर 4% इंक्रीज क्यों नहीं होगी? या उसका रीजन ये है कि ये मशीन फुल कैपेसिटी पे चल रही है, उसकी सेल्स नहीं बढ़ सकती है। पुरानी मशीन फुल कैपेसिटी पे चल रही थी, ठीक है जी, यहाँ लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग प्लांट इज बीइंग ऑपरेटेड एट फुल कैपेसिटी, सेकंड लाइन नजर आ रहा है? सेट है? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने जा रहा हूं, मेरे पास सबसे पहले सर सेल्स नहीं चाहिए मुझे, एडिशनल सीएम। किस तरह सर? जो एडिशनल यूनिट्स हैं, इधर एडिशनल यूनिट्स भाई, ये एडिशनल यूनिट्स हैं सर, इतने मिलियन यूनिट्स आपने एडिशनल बेचे, इस एडिशनल यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? सीएम पर यूनिट से। इतने मिलियन रुपए की सीएम आएगा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे और चौथे साल, ऐसा। ये कैसे निकाला आपने सर? ये मैंने निकाला जनाब, एडिशनल सेल्स मल्टीप्लाई बाय सीएम पर यूनिट, ऐसा यही है। अब बताएं सर, मेरे पास एडिशनल फिक्स कॉस्ट सवाल में उसने दी हुई है कि एडिशनल फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितने की होगी? 30 मिलियन रुपए की होगी, पहले साल 30 मिलियन की होगी। क्यों पहले साल? क्यों लिख के दे रहा है वो कि जब नई मशीन आ जाएगी तो आपको ये 30 मिलियन की सेविंग्स मिलेगी। सर ये कहां लिख रहा है? एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टॉलेशन अदर देन डेप्रिसिएशन वुड इंक्रीज बाय 25। तो ये पहले साल के एंड पे आएगा ये सेविंग। अब बताओ, इसको इन्फ्लेट करोगे अगले सालों से 5% एंड सो ऑन। फिर डेप्रिसिएशन सिर्फ पुरानी मशीन की, सॉरी सिर्फ नई मशीन की, नई मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी होगी सर? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितनी? 531। सर मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड, तो मेरे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऐसा, लाइफ 4 साल। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन पर ईयर, ये आ गया, डन। अब बताओ मैं क्या करूं? ये एडप्शन ले लूं हर साल? ऐसा डिडक्शन आ गया बस। अब हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट। ये आ गया सर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मेरे बच्चों में इस पे क्या लगा दूं? टैक्स एट 30%, पक्का? मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये आ गया 30% का टैक्स। फिर मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देता हूं, कितने का बेटा? 117.75। अब बताओ इनिशियल आउटले ले लें? इनिशियल आउटले हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ऐसा। रेजिडुअल वैल्यू एंड पे 60 मिलियन, बस। ये आ गया हमारे कैश फ्लोज का टोटल। कितने परसेंट का रेट है हमारा? 12% का। तो एनपीवी निकालें सर, दिस डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू द पावर 0। सर दिस डिवाइडेड बाय 1.12 सर रेज टू द पावर 1 एंड सो ऑन। फिर इन सबको टोटल कर लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास एनपीवी। डन। अब रुकिएगा,
अब आप इसको कॉपी कर लें सर, पहले वर्किंग करनी है तो वर्किंग कर लें जी। बड़े बड़े बेटा आ गए हम हैं? नहीं ये चीज रिकॉर्डिंग, सॉरी अब नहीं होगा ऐसा। अच्छा जी सर, अब अगर ये आप लोग कॉपी कर चुके हो तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। और हम बढ़ रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। हमारा पहला बढ़े, ये आपका होमवर्क है, मैंने यही डाल दिया। ZCL लिमिटेड, ये भी डिफरेंशियल कैश फ्लोज का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है एनपीवी का। इसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इस क्लास के फौरन बाद, ठीक है ना। ये तुम लोग नहीं, ये है फाइनल का, हाँ फाइनल सर। हाँ, तुम लोगों ने कैफ कैफ में किया होगा, कर लो बेटा, कॉपी कर लो, मैं रुका हूँ। अगली क्लास में मैं इंपोर्ट और प्रोडक्शन को कंपेयर करूंगा। वो एक मुश्किल एरिया है, उसमें छुट्टी नहीं करना प्लीज। छुट्टी का मतलब ये उसको देख लेना, ठीक है ना। हाँ कल कराऊंगा, मुश्किल सवाल है वो। फजूल चीज ऐड एनपीवी के अंदर ही ये सब। चलें जी, बढ़े हम आगे। बुक कब तक पब्लिश होगी? मैंने आपको कहा था जनवरी के मिड तक पब्लिश होगी, मे बी जनवरी का आखिरी वीक हो जाए, क्योंकि किताब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसको सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए दिया हुआ, टाइप करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसको प्रिंटिंग में जाना है। प्रिंटिंग के आप 10 दिन लगा दें और टाइपिंग कंप्लीट होगी तकरीबन कोई 12-15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, ठीक है ना। लेकिन जो किताब आपको मिलेगी उसके अंदर सारे पास पेपर्स होंगे, सारे पास पेपर्स के सोल्यूशन होंगे। आपको पैक की किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। खर्चा बचा देंगे हम आपका। हाँ आती है, ओल्ड बुक में शेयर कर देता हूँ अभी, ठीक है। चलो जी बढ़ जाएंगे बेटा। अच्छा ये आपका होमवर्क है, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, और फिर हम जो है वो वाइंड अप की तरफ मूव करेंगे सर। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मैं जा रहा हूं सर अपने कॉन्सेप्ट 2 की तरफ। कॉन्सेप्ट 1 का एक पार्ट हमारा बाकी है, क्योंकि वो इतना लेंदी है, वो अभी मैं शुरू करूंगा तो एक सवाल ही हमारा अगली क्लास में हो पाएगा। वो ये वाला एरिया है जो मैंने टच नहीं किया, नॉट एप्लीकेबल वाला, ठीक है ना। इसको हम कल टच करेंगे, ठीक है जी। हम आ रहे हैं सेकंड केस पे, कॉन्सेप्ट 2 पे आ रहे हैं, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट 2 को समझाने से पहले मैं एक छोटी सवाल आपको दे रहा हूँ। अज्यूम करें सर, एक कंपनी पहली दफा एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमें 5 लाख रुपए की मशीन खरीदनी पड़ेगी सर। उसका एक यूनिट हम 120 रुपए में बेचेंगे। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट होगी 80, ठीक है जी। कंपनी की फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन 1,60,000 रुपए या 1,70,000 रुपए पर एनम होगी, ठीक है। 1,70,000 रुपए पर एनम होगी, ठीक है सर। इस मशीन को एंड पे आके हम रेजिडुअल वैल्यू पे बेच देंगे 50,000 रुपए में। अज्यूम कर रहा हूं मैं कोई टैक्सेस नहीं है। इस प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है और डिस्काउंट रेट 10%। आपको एनपीवी नहीं मालूम करनी है, आपको मालूम करनी है मिनिमम डिमांड टू मेक दिस प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल। दैट इज, मुझे क्या चाहिए? 0 एनपीवी चाहिए।
बताओ 0 एनपीवी के लिए मैं कितने यूनिट बेचूं कि मेरा काम बन जाए 0 एनपीवी के लिए? तो क्या करना चाहिए मुझे सर 0 एनपीवी के लिए? ब्रेक इवन चाहिए मुझे। अब देखो जब भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स वेरिएबल रखेगा या सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट को एक चीज, तो आपने करना क्या सर, आपने इस तरह के सवाल को नॉर्मल एनपीवी के तरीके से सॉल्व नहीं करना, ठीक है जी, आपने एक टेबल बना के इसको सॉल्व करना है। और टेबल बनाने का मकसद क्या है, मैं हर एक इंडिविजुअल कैश फ्लोज को अलग अलग लूंगा। आप सबसे पहले एक काम करें, सवाल में 3 तरह के कैश फ्लोज आइडेंटिफाई कर लें सर, टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज 3 तरह के। देखिए पहला टाइप है आपके पास सिंगल कैश फ्लो, एक ही कैश फ्लो, उसकी कोई सीरीज नहीं है। सिंगल कैश फ्लो मेरे पास इनिशियल आउटले भी है, सिंगल कैश फ्लो मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू भी, ऐसा यानी मैं लिख सकता हूं जनाब इनिशियल आउटले एंड रेजिडुअल वैल्यू। सर नंबर 2, मुझे चाहिए सीरीज ऑफ कैश फ्लोज नॉट डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स। वो सीरीज जो यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, वो मेरे पास है सर सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट। पहले मैंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया जी, वो कैश फ्लोज जो एक ही दफा आएंगे, वो कैश फ्लोज जो सीरीज है लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते। तीसरी चीज सर, वो सीरीज ऑफ कैश फ्लोज जो यूनिट्स पे डिपेंडेंट है, और वो हमारे पास 2 ही हैं, कौन से, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। तो बताओ सर हमारे पास सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, इनिशियल आउटले आ गया, रेजिडुअल वैल्यू आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, सेल्स प्राइस आ गई। अब हमने काम करना है, हमने नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करने हैं जिससे एनपीवी क्या हो, 0 हो जाए। एक काम करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, हम लिखते हैं जी पर्टिकुलर्स, हम लिखते हैं कैश फ्लोज, हम लिखते हैं डिस्काउंट फैक्टर्स, और हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी। सिंगल कैश फ्लोज कौन कौन से हैं? इनिशियल आउटले कितने का, डिस्काउंट फैक्टर 1, पहले साल आ रहा है, 0 नहीं, 1, 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू, डन। फिर रेजिडुअल वैल्यू, 1 की वैल्यू आज 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 0, हाँ हाँ वो 1 ही आ जाएगा मेरे बच्चों। उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू कब मिलेगी, रेजिडुअल वैल्यू कब मिलेगी, 5वें साल के एंड पे जाके, 1 टाइम कैश फ्लो है, 1 + 10% रेज़ टू पावर 5। देखो क्या आ रहा है, ये डिस्काउंट फैक्टर क्या आ रहा है, 0.621। तो मैं इसको इधर इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ जी। 50,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कब, 5 साल बाद। तो 0.62 डिस्काउंटेड 10% है जी। क्या आ रहा है देखो, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रही है, 310,31,005। ये आ गई सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू की। फिर मेरे पास है मेरे बच्चों फिक्स कॉस्ट, ये सीरीज है, एक नहीं है, सीरीज है, कितने की, 1,70,000। सर सीधी सी बात है, जब सीरीज है तो इसके लिए आपको एन्युटी निकालनी पड़ेगी, 1 - 1 + 10% -5, 3.79। देखो क्या आ रही, 644। ये आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटायर फिक्स कॉस्ट दैट विल बी पेड इन नेक्स्ट 5 years, डन। अब फिक्स कॉस्ट तो खत्म हो गया, अब मेरे पास सर सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट है, ये दोनों यूनिट पे डिपेंड करते हैं, तो मैं दोनों को नेट कर देता हूं। सेल्स प्राइस कितनी है, 120, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 80। तो मुझे एक बात बताओ सर, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 80, नेट कितना हो जाएगा, 40।
तो मैं काम कर सकता हूं, मैं कहता हूं जी CM इज 40x, x क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स, x क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। मैं जानना चाह रहा हूं भाई मेरे पास कितने यूनिट आगे बिके हैं, इसका 3.79 से डिस्काउंट फैक्टर, क्यों, ये भी हर साल मिलेगा, कांस्टेंट, ठीक है जी। CM कांस्टेंट होगा, यूनिट कांस्टेंट है, ठीक है जी, यूनिट भी कांस्टेंट है, ना इसके अंदर इन्फ्लेशन, ना इसके अंदर वॉल्यूम का इंपैक्ट। क्या आ रहा है सर, 151.6x, ऐसा। मैं कह रहा हूं इन सारे कैश फ्लोज की टोटल वैल्यू 0, इन सारे कैश फ्लोज की टोटल वैल्यू 0, इन सारे कैश फ्लोज की टोटल वैल्यू 0। बताओ सर मेरे पास ये x कितना है, सर ये कैसे निकलेगा, भाई सारे नेगेटिव्स को ऐड कर दो, पॉजिटिव जो है बीच में से निकाल दो, प्लस 151.6x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन बना दो इसकी। 73 पक्का, 0.33, चलो खैर इसको अभी हम प्रूफ भी कर देना। तो सर ये हमारे पास है, इतने यूनिट अगर बिकेंगे, इससे ज्यादा का डिमांड है तो प्रोडक्ट बनाओ, नहीं तो प्रोडक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जी कॉपी कर ले मेरे बच्चों से। जी मेरा बच्चा, ये सवाल नहीं कॉपी करना। बुरी हो गई। चलो जी बढ़े आगे। आज हम 4:30 क्लास खत्म करेंगे। नहीं नहीं गलत है ना, खामोश रहिए। तो मुझे अफसोस भी बहुत हुआ क्योंकि बच्चा पढ़ने बैठा हो ना, आप बंद कर दो। अच्छा मैंने बंद भी इसीलिए किया, मैंने कहा 7-8 मिनट में कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा डिफरेंशियल कैश फ्लोज का, जो पता होता 20 मिनट हो जाता है। चले जी आए जरा इसको प्रूफ करें, फिर हम ऑफ कर दें सर, इसको कॉपी कर लें सर। आपने कहा 7343 यूनिट्स बेचे, इंशाल्लाह आपकी एनपीवी 0 हो जाएगी, ऐसा चेक करें। सर मेरे पास 0 1 2 3 4 5 ऐसा 5 साल। चलो जी सेल्स ले लेते हैं हम। सेल्स सर 7343.33 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 120 ऐसा।
तो मसला नहीं है, फिर बच्चा कहेगा सीएम ले लिया सर ने। वेरिएबल कॉस्ट 7343 ना, 0.33 इंटू 80 ऐसा। सर ये आ गया मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। फिर फिक्स कॉस्ट, यहाँ टैक्स नहीं है, अज्यूम किया हमने 1,70,000। सर इनिशियल आउटले 5 लाख और 50,000 की रेजल वैल्यू। सर ये टोटल आ गया, ये है हमारे नेट कैश फ्लोज एनपीवी एट 10% डिवाइडेड 1.1 रेज टू पावर इतना। और अगर मैं चेक करूं 92 रुपए की एनपीवी आ रही है। शिट यार, हाँ किसकी वजह से? ₹42 आ रही है। सर इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इस कॉन्सेप्ट का नाम है फाइंडिंग यूनिट्स फॉर अ गिवन एनपीवी। 7344 है। फोर थ्री है भाई। कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट जीरो यहाँ। सर अगली क्लास में हमने एक अच्छा 25 मार्क्स का सवाल देखना है एग्जाम का। छुट्टी नहीं करिएगा, ठीक है जी। ये कॉपी कर लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है एनपीवी, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर अ गिवन एनपीवी। इसको कॉपी कर लें और फिर ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। किताब में ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ शरिया। क्यों?